हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 6 के इस सीरीज में यूनिट 2 देखेंगे। यूनिट इकाई 2, यूनिट यानी इकाई 2, जिसका कि टॉपिक है सरकार। जिसका टॉपिक क्या है? सरकार। हम जानेंगे सरकार होती क्या है। सरकार होती क्या है? सरकार वह संस्था होती है जो किसी देश या राज्य को चलाने, नियम बनाने और लागू कराने का काम करती है। सरकार समाज में व्यवस्था, सुरक्षा और विकास सुनिश्चित करती है। सरकार के मुख्य काम में क्या सब हम लोग देखें? कानून बनाना, कानून लागू करना, न्याय देना, विकास कार्य करना, सुरक्षा करना और टैक्स वसूली करना ताकि जन कल्याण के लिए खर्च हो सके। आगे हम देखते हैं, लोकतंत्र में एक कार्टूनिस्ट का काम है कि वह कार्टूनों के जरिए अपने अधिकारों का प्रयोग आलोचना करने, व्यंग करने तथा राजनेताओं की गलतियों को ढूंढने के लिए करे। ये कौन लिखते हैं? आर के लक्ष्मण। आर के लक्ष्मण एक कार्टूनिस्ट हो सकते हैं। देखिए और देखेंगे कि विश्व में कहाँ कहाँ किस किस तरह की सरकार हैं। विश्व में कहाँ कहाँ पे किस तरह के सरकार हैं। हम देखेंगे कि विश्व में मुख्य तौर पर, विश्व में, यह वर्ल्ड मैप का चित्र है, विश्व में मुख्य तौर पर, विश्व में मुख्य तौर पर मुख्य तौर पर 5 तरह की सरकार होती है। 5 तरह की सरकार होती हैं। अब देखें कौन कौन। पहला क्या है? लोकतंत्र। एक है लोकतंत्र, जिसको कहते हैं डेमोक्रेसी। दूसरा है राजतंत्र। दूसरा क्या है? राजतंत्र, मोनार्की। तीसरा है तानाशाही। तानाशाही, डिक्टेटरशिप। चौथा है अल्पतंत्र। अल्पतंत्र, इसको कहते हैं क्या? ओलिगोक्रेसी। ओलिगोक्रेसी। पांचवा क्या है? थियोक्रेसी। थियोक्रेसी। अब देखते हैं क्या कि विश्व में कहाँ कहाँ लोकतंत्र है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि भारत में लोकतंत्र है, भारत में लोकतंत्र है, अमेरिका में लोकतंत्र है। विश्व की सबसे बड़ी लोकतंत्र भारत है, ये हिंदुस्तान। और सबसे पुरानी लोकतंत्र अमेरिका है। सबसे पुरानी लोकतंत्र कौन है? अमेरिका है। राजतंत्र देखेंगे। राजतंत्र ब्रिटेन, ये जो ब्रिटेन देख रहे हैं यहाँ पे क्या है? राजतंत्र है। हालांकि पार्लियामेंट है, लेकिन राजतंत्र यहाँ भी है। तानाशाही, आप देखें छोटा सा देश है उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया, किम जोंग उन वाला, यहाँ भी तानाशाही है। और दूसरा अगर देखेंगे थोड़ा सा चाइना को भी ले लेंगे। चाइना भी तानाशाही में ही आता है। हालांकि यहाँ पे वन पार्टी सिस्टम है, कम्युनिस्ट पार्टी की ही सरकार हर समय यहाँ पे बनी रहती है। मतलब यहाँ पे हालांकि ये भी तानाशाही है, ये भी क्या है? तानाशाही की श्रेणी में ही आती है। कुछ देश में अल्पतंत्र है, कुछ देश में थियोक्रेसी है। थियोक्रेसी कहते हैं उसको जहाँ धर्म के आधार पर शासन होता है। थियोक्रेसी में क्या आता है? धर्म के आधार पर शासन। धर्म के आधार पर शासन। धर्म के आधार पर शासन। यह कहाँ होता है? देखिए, यहाँ है ईरान, एक देश है ईरान। यहाँ के बारे में माना जाता है ये धर्म के आधार पर शासन चलाता है। ये क्या है?
धर्म के आधार पर शासन चलाता है। लेकिन मुख्य तौर पर सरकार के बारे में हम जानते हैं, एक लोकतंत्र, राजतंत्र और तीसरा तानाशाही। अथियोक्रेसी अल्पतंत्र के रूप में भी है कुछ देश में, जैसे कि सैन्य सैन्य तानाशाह वगैरह सब हो गया। तो हालांकि मूल रूप से जाना जाता है ये तीन तीन को ही, मुख्य रूप से इस तीन को जाना जाता है, लोकतंत्र, राजतंत्र, तानाशाही। चलिए आगे देखते हैं आपके एनसीईआरटी में और आगे क्या दिया हुआ है। सरकार क्या है? अध्याय 3, सरकार क्या है। आपने सरकार शब्द का जिक्र कई बार सुना होगा। सरकार शब्द का जिक्र कई बार सुना होगा। इस पाठ में आप यह पढ़ेंगे, इस पाठ में आप यह पढ़ेंगे कि सरकार क्या है और यह हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सरकारें क्या करती है, हम लोग थोड़ा सा एक लाइन ऊपर देख चुके हैं, फिर भी आगे जो आपका एनसीईआरटी में दिया है उसको भी देखेंगे। मतलब सरकारें क्या करती हैं, वे निर्णय कैसे लेती हैं। अलग अलग तरह की सरकारों, जैसे कि लोकतांत्रिक सरकार एवं राजतांत्रिक सरकार या राजतंत्रीय सरकार के बीच अंतर को देखेंगे। अंतर क्या है, चलिए पढ़कर पता लगाते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार में और राजतांत्रिक सरकार के में कुछ मूलभूत जो अंतर है, डिफरेंसेस हैं, उसको देखते हैं। सरकार से कामगारों के अधिकारों की रक्षा की मांग, ये मांग किसे की जा रही है? सरकार से। सरकार हम लोग देखें क्या है, बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकार की ओर से राहत सामग्री, ये राहत सामग्री बाढ़ पीड़ितों को पहुंचाया जाता है। देश के किसी भाग में, खास करके भारत की बात अगर करें, देश के किसी भाग में अगर क्या कहते हैं बाढ़ पीड़ित, बाढ़ वगैरह सब आती है, इस तरह से कोई विपदा आती है तो सरकार वहाँ पे राहत सामग्री पहुँचाती है। प्याज की दर में उछाल, सरकार ने प्याज के दाम तय किए। सर्वोच्च न्यायालय के लिए 5 और न्यायाधीश, हालांकि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में 33 प्लस 1 सीजीआई है, मतलब कुल मिलाकर के 34 जज हैं इंडिया में। यहाँ ये कहाँ पे हैं? इंडिया में। कोयला और बिजली विभागों के पुनर्गठन के पक्ष में है सरकार। सरकार ने 15,000 से अधिक गांवों को सूखाग्रस्त घोषित किया। ये भी क्या है? एक विपदा है। सूखाग्रस्त भी क्या है? एक विपदा है। चलिए, हर एक देश को विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने के लिए सरकार की जरूरत होती है। हर देश को विभिन्न निर्णयों को लेने एवं काम करने के लिए सरकार की जरूरत होती है। ये निर्णय कई विषयों से संबंधित हो सकते हैं, जैसे कि सड़कें, स्कूल कहाँ बनाए जाएं, सड़कें और स्कूल कहाँ बनाए जाएं, बहुत ज़्यादा महंगी हो जाने पर किसी चीज़ के दाम कैसे घटाए जाएं, किसी वस्तु के दाम कैसे घटाए जाएं, अथवा बिजली के आपूर्ति को कैसे बढ़ाएं, बिजली की जो आपूर्ति है उसको कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि दिन प्रतिदिन बिजली के कंजम्पशन में तो बढ़ोतरी होती जा रही है। तो सरकार ही सोचेगी कि बिजली की आपूर्ति कैसे बढ़ावे। सरकार कई सामाजिक मुद्दों पर भी कार्रवाई करती है। सरकार क्या करती है? कई सामाजिक मुद्दों पर भी कार्रवाई करती है। उदाहरण के लिए सरकार गरीबों की मदद करने के लिए कई कार्यक्रम चलाती है। गरीबों की मदद करने के लिए जैसे आप देखेंगे बीपीएल वाला में इंदिरा आवास, इसी का नाम बदल के क्या कर दिया गया? सिर्फ नाम बदल लिया, काम वही है, प्रधानमंत्री आवास योजना, सिर्फ नाम बदला गया है, काम वही है। गरीबों के लिए मान लीजिए जैसे कि स्वास्थ्य सेवा मुहैया करवाना, जैसे कि अभी देखेंगे हेल्थ कार्ड की बात हो रही है। हेल्थ कार्ड जो राशन कार्डधारी है, जिनको राशन मुफ्त मिलता है, राशन कार्डधारी को उसका स्वास्थ्य कार्ड बनवाया जा रहा है। इसके अलावा वह अन्य महत्वपूर्ण काम भी करती है, जैसे कि डाक एवं रेल सेवाएं चलाना। ये सब काम कौन कर रही है? सरकार कर रही है। सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा
और अन्य देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना है। अन्य देशों से, दूसरे देशों से जो हमारे पड़ोसी हैं या विश्व में जो भी जितने भी लगभग 200 कंट्री हैं, और यूनाइटेड नेशन में 193 देश लिस्टेड हैं। देखेंगे अन्य जो भी देश हैं, जो जो देश हैं, जो दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना भी है। ये काम किसकी है? सरकार की है। उसकी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि किसी देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। जब प्राकृतिक विपदा घेरती है, जैसे कि सुनामी, भूकंप, तो मुख्य रूप से सरकार ही पीड़ितों की सहायता करती है। सरकार ही पीड़ितों की सहायता करती है। हालांकि यहाँ पे सिर्फ सरकार ही नहीं करती है, कुछ एनजीओ भी करते हैं, जिससे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ये सभी पीड़ितों की सहायता करती हैं। अगर कहीं कोई विवाद होता है या कोई अपराध होता है तो लोग न्यायालय जाते हैं। न्यायालय भी सरकार का ही अंग है। हालांकि यहाँ पे एक और चीज देख लेते हैं। सरकार का मुख्य रूप से 3 अंग है। सरकार के 3 अंग हैं। 3 अंग हैं। क्या है? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। इन्हीं तीनों अंग के जरिए सरकार अपना काम चलाते हैं। कार्यपालिका को कहते हैं एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी। इसको शॉर्ट फॉर्म में जेल भी कहते हैं, JEL। जे से जुडिशरी, ए से एग्जीक्यूटिव, एल से लेजिस्लेटिव। चलिए आगे देखते हैं। सरकार के 3 अंग को देख लिए, आगे देखते हैं। शायद आपको यह जानकर अचरज हो रहा होगा कि सरकार इतना सब कुछ कैसे कर पाती है और सरकार के लिए इन कामों को करना क्यों जरूरी है। जब लोग इकट्ठे रहते हैं और काम करते हैं तो कुछ हद तक एक व्यवस्था की जरूरत होती है। मान लीजिए इतने लोग एक साथ रह रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक नियम तो बनाना पड़ेगा ना। तो नियम बनाएगा कौन? नियम कौन बनाएगा? जिससे आवश्यक निर्णय लिए जा सके। मान लीजिए कि सरकार के लिए इन कामों करना क्यों जरूरी है। कैसे? कि जब लोग इकट्ठे रहते हैं। भारत में 140 करोड़ जनसंख्या है। कितना जनसंख्या? 140 करोड़। अब इतने लोग एक साथ रहते हैं तो कुछ हद तक एक व्यवस्था की जरूरत होती है, जिससे आवश्यक निर्णय लिया जा सके। आवश्यक जो निर्णय, इन सबको साथ रखने का जो निर्णय है, कोई कपार फोड़ दे उसके लिए जो कानून का व्यवस्था करना, या बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ नियमों की जरूरत होती है। उसके लिए क्या होता है? कुछ नियमों की जरूरत होती है जो सब पर लागू हो। इसी क्रम में ये कुछ बुनियादी नियमों को ही क्या कहते हैं? संविधान जो हमारा है क्या है? सरकार द्वारा बनाया गया कुछ बुनियादी नियमों का बंच है। ठीक है। उदाहरण के लिए संसाधनों के नियंत्रण, देश की सीमा की सुरक्षा की जरूरत होती है ताकि लोग सुरक्षित महसूस कर सकें। लोगों के लिए सरकार कई तरह से काम करती है। वह नियम बनाती है, निर्णय लेती है और अपनी सीमा में रहने वाले लोगों पर उन्हें लागू करती है। मतलब देखिए क्या कर रहे हैं। सरकार नियम बनाती है, निर्णय लेती है और लोगों पे लागू करती है। कौन सा लोग? विदेश का लोग तो होगा नहीं, जो अपनी सीमा में रहता है। मतलब भारत के टेरिटरी में जो भी लोग हैं इन पे ये चीजें लागू करवाती हैं। कौन? तो ये काम किनका है? नियम बनाना और लागू करवाना सरकार का है। ठीक है। आगे देखते हैं। सरकार के कितने स्तर होते हैं? सरकार के स्तर को देखते हैं आगे। अब आपको पता है कि सरकार कितनी सारी अलग अलग चीजों के लिए जिम्मेदार है। तो क्या आप सोच सकती हैं कि सरकार ये सारे इंतजाम कैसे करती है? दरअसल सरकार अलग अलग स्तरों पर काम करती है। स्थानीय स्तर पर, राज्य स्तर पर एवं राष्ट्रीय स्तर पर। सरकार के क्या क्या स्तर देख लिए हम लोग? स्थानीय
स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर। इन्हीं को कहते हैं शक्ति का विकेंद्रीकरण। शक्ति का विकेंद्रीकरण। स्थानीय स्तर पे पहले नहीं था, पहले था राज्य स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे। इसको किया गया 73वां संविधान संशोधन 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा। कब किया गया? 1992 के द्वारा किया गया। ठीक है, इसको याद रखिएगा। सरकार के देख लिए, सरकार के अलग अलग स्तर देख लिए, स्थानीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर। स्थानीय स्तर का मतलब आपके गांव, शहर या मोहल्ले से, गांव, शहर या मोहल्ले से है। राज्य स्तर का मतलब है जो पूरे राज्य को ध्यान में रखे, जैसे हरियाणा, असम, यूपी। देखिए यहाँ देखते हैं, जैसे कि ये राज्य है, ये क्या है? एक राज्य है। जैसे उत्तर प्रदेश एक राज्य हुआ, बिहार एक राज्य हुआ, पश्चिम बंगाल एक राज्य हुआ, असम एक राज्य हो गया, यहाँ पे मेघालय भी है, राजस्थान एक राज्य हो गया, गुजरात एक राज्य हो गया, महाराष्ट्र एक राज्य हो गया, मध्य प्रदेश। ये क्या है? एक राज्य है, जहाँ पे कि जहाँ राज्य को ध्यान रखा जाना है, जहाँ पे राज्य सरकार काम करती है, राज्य की सरकार काम करती है। राष्ट्रीय स्तर की सरकार का संबंध, राष्ट्रीय स्तर की सरकार का संबंध पूरे देश से होता है। क्या है? पूरे देश से होता है। इस किताब में आप आगे चलकर पढ़ेंगे कि स्थानीय सरकार कैसे काम करती है। आगे देखेंगे, आगे चैप्टर में होगा। और आगे की कक्षाओं में राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर सरकार के कामों के बारे में जानेंगे। ये देखिए, ये पूरा का पूरा क्या है? ये पूरा का पूरा देख लिए, राज्य है। भारत में कितने राज्य हैं? भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश। क्या है? 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो ये पूरा का पूरा जो बॉर्डर देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा क्षेत्र किसके अंदर में आता है? पूरा का पूरा क्षेत्र केंद्र सरकार के अधीन आता है। ये क्या किसके अधीन आता है? केंद्र सरकार के अधीन आता है। अब किसी भी तरह का राज्य स्तर पे हो जाए या देश के स्तर पे हो जाए, कानून जो बनाएगी, कौन बनाएगी? केंद्र सरकार बनाएगी। कौन बनाएगी? केंद्र सरकार बनाएगी। हालांकि राज्य को किस विषय पे कानून बनाना है और केंद्र को किस विषय में कानून बनाना है, ये 7th शेड्यूल में लिख दिया गया। 7वीं अनुसूची में, 7th अनुसूची में लिखा हो गया है। 3 लिस्ट के बारे में चर्चा किया गया है। हालांकि एक केंद्र का अलग बना दिया गया है, केंद्र सूची। दूसरा है राज्य सूची। तीसरा है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची। चौथा है अवशिष्ट शक्ति। अवशिष्ट शक्ति जो बच गया है, जो बाद में समय के साथ विकसित होते जाएगा, लगेगा बहुत महत्वपूर्ण है, तो वो केंद्र के पास जाए। अवशिष्ट शक्ति लगभग केंद्र के पास ही है। केंद्र की शक्ति सूची में जो है वो तो केंद्र के पास है ही। राज्य सूची का जो विषय है राज्य समवर्ती सूची। हालांकि कभी कभी अनुमति मिलने पर, राज्यसभा से अनुमति लेकर के या राज्य की अनुमति पर या क्या कहते हैं आग्रह पर, राज्य सूची से भी कानून कौन बना सकती है? केंद्र सरकार कानून बना सकती है। समवर्ती सूची में केंद्र भी बना सकती है और राज्य भी बना सकती है। अवशिष्ट शक्ति पर किनको पूरा का पूरा अधिकार है? केंद्र को। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, भारत का प्रशासनिक विभाग यहाँ पे दिल्ली, यहाँ बनाया गया है दिल्ली। दिल्ली यहाँ पे अवस्थित है। ये रहा आपका दिल्ली, यही है। हाँ, यहाँ यहीं पे ये आपका दिल्ली। सरकार एवं कानून देखते हैं हम लोग। सरकार एवं कानून।
सरकार कानून बनाती है। क्या बनाती है? सरकार कानून बनाती है और देश में रहने वाले सभी लोगों को वे कानून मानने होते हैं। देश में रहने वाले सभी लोगों को कानून मानने होते हैं। केवल यही वह तरीका है जिससे सरकार काम कर सकती है। क्या है? केवल यही वह तरीका है जिससे सरकार काम कर सकती है। सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत होती है, वैसे ही यह ताकत भी होती है कि लोगों को कानून मानने के लिए बाध्य करे। कानून मानने के लिए बाध्य करे। ऐसा नहीं कि कानून बना दिए, मानो ना मानो तो हम तो कानून बना दिए, नहीं। कानून बनाएगी और कानून को लागू भी करवाएगी। ठीक है। उदाहरण के लिए एक कानून है कि गाड़ी चलाने के वाले के पास लाइसेंस होना चाहिए। गाड़ी जो चलाएगा उसको लाइसेंस होना चाहिए। अगर कोई बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाए तो उसे जेल की सजा काटनी पड़ती है या जुर्माना भरना पड़ता है। यहाँ क्या कह रहा है? किसी दूसरे कानून को लेकर के विचार कीजिए कि लोगों के लिए उसे अब मानना क्यों जरूरी है। जैसे विवाह पे भी कानून बना रखा है, बहुत सारे, देखिए हर जगह तो कानून बना ही रखा है। विवाह पे हो गया, और भी कानून है जिसका कि सरकार बनाती हैं और लागू करवाती हैं। सरकार जो कार्रवाई कर सकती हैं, उसके अलावा अगर लोगों को लगे कि किसी कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा है तो वे कुछ कदम उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति को यह लगे कि उसके धर्म या उसकी जाति के कारण किसी नौकरी में नहीं लिया गया तो वह न्यायालय जा सकती है और यह दावा कर सकती है कि कानून का पालन नहीं हो रहा है। तब न्यायालय आदेश देगा कि क्या कदम उठाने की जरूरत है। हालांकि अगर आप देखेंगे, फंडामेंटल राइट संविधान में आपका दिया गया है, फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार। संविधान के पार्ट 3 में बात किया गया है मौलिक अधिकार का। इसमें कहा गया है आर्टिकल 15 में कि आर्टिकल 15 कि आपको धर्म, जाति, मूल वंश, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। तो अगर किया जाता है तो व्यक्ति आर्टिकल 32, आर्टिकल 226 के तहत, आर्टिकल 32, आर्टिकल 226 के तहत, 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जा करके सीधा रेमेडीज पा सकता है। सीधा मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो गया। और सुप्रीम कोर्ट क्या है? संविधान का संरक्षक है। संविधान का संरक्षक है और उसका क्या कहते हैं, प्रोटेक्टर और व्याख्या करता है। सुप्रीम कोर्ट को संविधान का व्याख्या करता, इंटरप्रिटेटर और संरक्षक, संविधान का संरक्षक का है, प्रोटेक्टर। सरकार के प्रकार, अब देखते हैं हम लोग सरकार के कितने प्रकार हैं। सरकार को निर्णय लेने और कानूनों का पालन करवाने यानी उन्हें बाध्य करने की शक्ति कौन देता है? उन्हें बाध्य बनाने की शक्ति कौन देता है? चलिए देखते हैं। इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश में कैसी सरकार है। लोकतंत्र में तो लोग ही सरकार को यह शक्ति देते हैं। देखिए कितना अच्छा लिखा हुआ है कि लोकतंत्र में तो लोग ही सरकार को यह शक्ति देते हैं और लोग ही भूल जाते हैं कि शक्ति मेरे में है। कितनी विडंबना है। कहते हैं देखिए विधायक जी आ गए हैं। अरे विधायक जी विधायक बने कैसे? लोगों के शक्ति से ही तो विधायक बने हैं। कहते हैं प्रधानमंत्री हैं, फलाना है, ढिकाना है। यार देखिए एनसीईआरटी क्या कर रहा है और संविधान भी क्या कर रहा है। जैसे प्रस्तावना पढ़ेंगे ना, प्रस्तावना यानी संविधान बनाया कौन? हम भारत के लोग। जब हम भारत के लोग संविधान बना रहे हैं, उसको अंगीकृत कर रहे हैं, सबको पावर दे रहे हैं, हम दे रहे हैं, लोग दे रहा है, तो फिर पावरफुल विधायक
संसद कैसे हुआ, बताइए। यही है, लोकतंत्र में तो लोग ही सरकार को यह शक्ति देते हैं। लोग ऐसा चुनाव के माध्यम से करते हैं। किसके माध्यम से करते हैं? चुनाव के माध्यम से। वे अपनी पसंद के नेता को वोट देकर चुनते हैं। एक बार चुन लिए जाने के बाद यही लोग सरकार बनाते हैं। लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णयों एवं उठाए गए कदमों का आधार बताना और सफाई देनी होती है। सफाई देनी, देखिए क्या कर रहा है, क्या किसको किसको इस बारे में पहले से पता था? अगर पता भी था तो क्या अवेयर हैं लोग? लोग तो कहते हैं कि अरे हम तो नहीं लड़ पाएंगे। जब लोग खड़ा होता है ना, यही है। अगर याद कीजिए 1974 के आसपास का, जब जेपी आंदोलन चला था, जेपी आंदोलन, गद्दी तो हिली थी, पता होगा, गद्दी हिली थी। नहीं तो हम लोग 12th के पॉलिटी में पढ़ेंगे। 12th के पॉलिटी में अच्छे से बताया गया है सारा केस, इमरजेंसी, जेपी आंदोलन, बिहार में जो आंदोलन चल रहा था, गुजरात में आंदोलन चल रहा था, दोनों जगह छात्र आंदोलन ही चल रहा था, लोग नहीं थे। ठीक है, छात्र आंदोलन, हाँ लोग बाद में शामिल हुए, ऐसा नहीं। उसी समय रेलवे का भी, रेलवे हड़ताल भी चल रहा था, ये सब चीजें हैं। तो ठीक है, लेकिन हम लोग को ध्यान में रखना है कि लोकतंत्र में पावर किसके पास है? लोकतंत्र में पावर किसके पास है? लोकतंत्र में लोग ही सरकार को शक्ति देते हैं। अब मान लीजिए कि हमारे में पावर है तब ना हम दे रहे हैं, अगर हमारे में रहेगी नहीं तो हम कहाँ से देंगे? तो ही मान के चलिए कि आप में ही शक्ति है, लोगों में ही शक्ति है। अब यहाँ पे लोग बजरंगबली बन के बैठे हुए हैं, बजरंगबली बन गए हैं। अब पता नहीं कोई जामवंत कब आएगा, जामवंत कब आएगा, ये दिखाने के लिए कि भाई तुम बजरंगबली हो, तुम में शक्ति है। खैर चलिए, एक दूसरी तरह की सरकार होती है जिसे राजतंत्रीय सरकार कहते हैं। हम लोग पहले देखे थे ऊपर, एक लोकतंत्र देखे थे, राजतंत्र देखे थे, तानाशाही सरकार देखे थे, और अल्पतंत्र देखे थे, थियोक्रेसी देखे थे। 5 तरह की, लेकिन मूल रूप से यही है, लोकतंत्र, राजतंत्र और तानाशाही। तानाशाही के बारे में 2 जगह देखे थे, एक नॉर्थ कोरिया के बारे में देखे थे, एक वन पार्टी सिस्टम यानी कि चाइना, कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, यहाँ देखे थे। यहाँ इसको भी तानाशाही का रूप कह सकते हैं। चलिए, एक दूसरी तरह की सरकार होती है राजतंत्रीय सरकार। इसमें राजा या रानी के पास निर्णय लेने और सरकार चलाने की शक्ति होती है। राजा के पास सलाहकारों का एक छोटा समूह होता है, सलाहकारों का एक छोटा समूह होता है, सलाहकारों का एक छोटा समूह होता है। जैसे कि लोकतंत्र में मंत्री परिषद होता है। लोकतंत्र में जब सरकार बनती है तो मंत्री परिषद बनता है, मंत्री परिषद। यह मंत्री परिषद लोकसभा में जितना सीट है, लोकसभा में जितना सीट है उसका 15% ही व्यक्ति मंत्रिपरिषद में शामिल हो सकता है। मान लीजिए कि लोकसभा में 550 सीट है, 550 सीट का 15% आप निकाल लीजिएगा, इतने ही लोग मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं। वैसे ही राजा के पास सलाहकार होते हैं और सलाहकारों का एक छोटा सा समूह होता है, जिसको कहते हैं मंत्री परिषद। यहाँ भी मंत्री परिषद ही कहते हैं, जिससे कि वह विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर सकता है। अंतिम निर्णय की शक्ति उसी के पास होती है, उसी के पास मतलब राजा के पास ही होती है, राजा के पास ही होती है। लोकतंत्र के समान राजतंत्र में राजा या रानी को अपने निर्णय के आधार नहीं बताने पड़ते हैं, अपने निर्णय के आधार नहीं बताने पड़ते हैं। जबकि हम लोग ऊपर देखे कि लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णयों में उठाए गए कदमों का आधार बताना और सफाई देनी होती है, जबकि राजतंत्र में ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता है और ना ही अपने निर्णयों की सफाई देनी पड़ती है। यही अंतर है लोकतंत्र राजतंत्र में। तानाशाही में कोई मतलब नहीं है, जो एक बार निर्णय हो गया तो हो गया। अगर आप इस तानाशाही को और अच्छे जाना चाहते हैं तो उत्तरी कोरिया कि किम ओन जुन है, किम ओन
जुंग ऐसे करके है कुछ, किम उन जुंग के बारे में सर्च कर लीजिएगा यूट्यूब पे, पता चल जाएगा। चलिए, लोकतांत्रिक सरकार, हम लोग पढ़ते हैं लोकतांत्रिक सरकार। भारत एक लोकतंत्र है। भारत क्या है? एक लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र के लिए हमारे फ्रीडम फाइटर, मतलब इसी आज़ादी के लिए, लोकतांत्रिक आज़ादी के लिए लगभग क्या कहते हैं, कब से अगर देखा जाए तो चलिए लगभग 100 वर्षों तक अंग्रेजों से लड़ते रहे थे, कहेंगे 100 वर्ष कैसे? तो 85 में कांग्रेस का गठन हो जाता है, 47 में आज़ादी हो जाती है, तो मोटा मोटी इसको मान लेते हैं 15, 60-70। उससे पहले से भी तो चली आ रही थी। 1905 में तो हालांकि तो कांग्रेस के बाद का ही है, उससे पहले से भी छोटे छोटे संगठन चलते आ रहे थे जो लोकतंत्र के लिए लड़ रहे थे। चलिए, भारत एक लोकतंत्र है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए हमें लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। संसार में और भी कई देश हैं जहां लोगों ने लोकतंत्र लाने के लिए संघर्ष किए। ऊपर बताया जा चुका है कि लोकतंत्र की मुख्य बात यह है कि लोगों के पास अपने नेता को चुनने की शक्ति होती है। लोगों के पास अपने नेता चुनने की शक्ति होती है। इसलिए एक अर्थ में लोकतंत्र लोगों का ही शासन है। लोकतंत्र क्या है? लोगों का ही शासन। हालांकि अभी इसका टर्मिनोलॉजी चेंज हो गया है थोड़ा सा। लोकतंत्र में मूलभूत विचार यह है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद ही शासन करें। नियमों को क्या कहता है? लोकतंत्र में मूलभूत विचार यह है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद ही शासन करें। आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्रायः प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। देखिए, जब आप ग्रीस की बात करेंगे, ग्रीस या यूनान, तो यहां पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र। भारत में क्या है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। इसको अप्रत्यक्ष क्यों कहते हैं? क्योंकि डायरेक्ट लोग सरकार या कानून बनाने में नहीं भागीदार हैं। लोग कानून नहीं बनाते हैं। यहां ऐसा होता है, लोग यहां पे शामिल होते हैं। ग्रीस में जहां प्रत्यक्ष लोकतंत्र, डायरेक्ट लोग कानून बनाने में भागीदार होते हैं। हम क्या करते हैं? हम पहले सरकार चुनते हैं, यानी कि अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। प्रतिनिधि चुने। अब ये प्रतिनिधि जा करके क्या कहते हैं? संसद में बैठेगी, और संसद का जो विधायिका है, यानी कि इन्हीं प्रतिनिधियों से बना है विधायिका, और विधायिका कानून बनाएगी। और आगे जान ही रहे, कानून बनाएगी, कानून लागू करवाएगी, और वो कानून बाध्यकारी होगा। चलिए आगे देखते हैं। हम लोग देखें कि लोकतंत्र में मूलभूत विचार यह है कि लोग नियम को बनाने में भागीदार बनकर खुद ही शासन करें। आज के समय लोकतांत्रिक सरकार को प्रायः प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते हैं। किसमें? प्रतिनिधि लोकतंत्र में। बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। किनको चुनते हैं? प्रतिनिधि को चुनते हैं। ये प्रतिनिधि मिलकर सारी जनता के लिए निर्णय लेते हैं, कानून बनाते हैं। आजकल कोई भी सरकार अपने आप को तब तक लोकतांत्रिक नहीं कह सकती जब तक कि वह देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार ना दे दे। सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार ना दे दे। आप देखेंगे कि वोट हमारे यहाँ जब आज़ादी नहीं थी, हम लोग गुलाम थे ब्रिटेन का, तो सबको वोट देने का अधिकार नहीं था। सबको वोट देने का अधिकार नहीं था। वोट वही दे सकते थे जो शिक्षित थे, जमींदार थे और टैक्स पेयर थे। यही लोग, कुछ मुट्ठी भर लोग ही सरकार चुनते थे।
ठीक है। हालांकि अगर देखें तो हमारे यहाँ 1909 के बाद से कुछ कुछ चुनाव में लोगों की भागीदारी होने लगी थी। 1935 में, फिर इसको 1919 में, 1935 में इसमें और भी संशोधन किया गया। आगे देखते हैं क्या कहता है कि सरकार अपने आप को तब तक लोकतांत्रिक नहीं कह सकती जब तक वह देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार ना दे दे। यहाँ तो देख लिए, लेकिन हमारे यहाँ जैसे ही आज़ादी हुई, भारत जैसे ही आज़ाद हुआ, भारत जैसे ही आज़ाद हुआ 1947 से ही सबको वोटिंग राइट मिला। सबको, इसको कहते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दिया गया। क्या कहते हैं? दिया गया, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। लेकिन थोड़ा सा चेंजेस क्या है कि उस समय जो 21 वर्ष का था वही वोट कर सकता था। और इस चीज को लेकर के कोई बहसबाजी नहीं हुई थी, वाद विवाद नहीं हुआ था संविधान सभा में। इस चीज को लेकर के कोई वाद विवाद नहीं हुआ था, वाद विवाद नहीं हुआ था, विवाद नहीं हुआ था, कोई विचार विमर्श नहीं, सब सहमत थे, कोई वाद विवाद नहीं, सब कोई सहमत थे। संविधान सभा के 299 सदस्य, क्योंकि आज़ादी के बाद 299 सदस्य ही बचे थे, सब सहमत थे। ठीक है। लेकिन अब इसमें चेंजेस किया गया कब? 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1988 के द्वारा क्या किया गया? इसमें यह 18 वर्ष कर दिया गया, 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया कि जो व्यक्ति 18 वर्ष का है वह वोट दे सकता है। अब जो 18 वर्ष का है कब? 1988 के संशोधन के बाद सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के अंतर्गत आता है। अब उसको भी वोटिंग राइट प्राप्त हो गया। जो पहले 21 वर्ष को था अब 18 वर्ष कर दिया गया। ये लागू हुआ 1989 से। ये कब से लागू हुआ? 1989 से। तो एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट था, चलिए देखते हैं। यहाँ देखें, जब तक कि आजकल कोई भी सरकार अपने आप को तब तक लोकतांत्रिक नहीं कह सकती जब तक कि वह देश के सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार ना दे। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। आप विश्वास कर सकती हैं, क्या आप विश्वास कर सकते हैं? एक समय ऐसा था जब लोकतांत्रिक सरकारें औरतों और गरीबों को चुनाव में भाग नहीं लेने देती थी। अपने शुरुआती दौर में सरकारें केवल उन्हीं पुरुषों को वोट देने देती थी। कहते हैं अपनी शुरुआती दौर में सरकारें केवल उन्हीं पुरुषों को वोट देने देती थी जो पढ़े लिखे थे, यानी शिक्षित थे, और जिनके पास संपत्ति यानी कि जमींदार होते थे। टैक्स पेयर भी थे, जमींदार हैं तो टैक्स तो दे ही रहे हैं, संपत्ति है। इसका मतलब था कि औरतें, गरीबों और अशिक्षितों को वोट देने का अधिकार नहीं था। किसको नहीं था? औरत को नहीं था, गरीबों को नहीं था, अशिक्षितों को, जिसके पास जो शिक्षा अर्जित नहीं कर पाया, उनको अधिकार नहीं दिया गया। ऐसी स्थिति में देश उन्हीं नियमों के सहारे चलते थे जो गिने चुने पुरुष बनाते थे। यही है पितृसत्तात्मक समाज। महिला की स्थिति गौण। देखिए यहीं से इसको क्या कहेंगे? ये भेदभाव। ये क्या है? एक तरह का भेदभाव है कि गरीबों के साथ, औरतों के साथ, अशिक्षितों के साथ क्या किया गया? भेदभाव किया गया। भारत में आज़ादी से पहले बहुत ही कम लोगों को वोट देने का अधिकार था। इस हम लोग देखे कि 1999 उसको बढ़ा करके किया गया, 1919 का किया गया भारत शासन अधिनियम है। 1909 में भारत शासन अधिनियम था, जिसको कि पार्लियामेंट्री सुधार कहते हैं। 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, उसका क्या भारत शासन अधिनियम, वो भी है। और 1935 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा देखिए
क्या था कि यहाँ भी बहुत कम लोगों को वोटिंग राइट दिया गया था। इसलिए जनता ने संगठित होकर इस अधिकार की मांग की। गांधी जी समेत कई नेताओं ने इस अन्यायपूर्ण व्यवहार का विरोध किया। उन्होंने जोर शोर से मांग उठाई। देखिए, इसको याद रखिएगा, एकदम इम्पोर्टेंट, कि 1931 में यंग इंडिया पत्रिका किसने लिखा? महात्मा गांधी। यंग इंडिया पत्रिका में लिखते हुए गांधी जी ने कहा, मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं है, वह वोट नहीं दे सकता। या जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वह वोट नहीं दे सकता, क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। कितना बड़ी बात कर रहे हैं गांधी जी, कि वो गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। चलिए देख लेते हैं महिलाओं के। महिलाएं भी लड़ी हैं, महिलाएं भी लड़ी हैं वोटिंग राइट के लिए। देखिए, संसार में कहीं भी सरकारों ने स्वेच्छा से अपनी शक्ति लोगों के साथ नहीं बांटी। पूरे यूरोप और अमेरिका में, हम लोग कहते हैं ना यूरोप बहुत विकसित है, ये है वो है, यूरोप और अमेरिका में महिलाओं और गरीबों को सरकार के कार्यों में भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ा। क्या करना पड़ा? संघर्ष करना पड़ा। महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए किए गए संघर्ष ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कब हुआ था? 1914 से लेकर के 1918 तक के दौरान और मजबूती पकड़ी। क्या है? महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए किए गए संघर्ष ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और मजबूती पकड़ी। इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन भी कहते हैं। और अंग्रेजी में इसे सफरेज मूवमेंट कहते हैं। सफरेज का मतलब होता है वोट देने का अधिकार। याद रखिए, सफरेज मूवमेंट किससे संबंधित है? महिला मताधिकार आंदोलन से। क्वेश्चन पूछ सकता है, ये एग्जाम वगैरह सबका कोई क्या कहते हैं, धर्म नहीं होता है, धर्म के विरुद्ध काम करता है। चलिए सफरेज मूवमेंट किससे संबंधित है? महिला मताधिकार आंदोलन से संबंधित है। युद्ध के दौरान बहुत से पुरुष लड़ाई में थे, इसलिए महिलाओं को उन कामों को करने के लिए बुलाया गया जो पहले पुरुषों के काम माने जाते थे। पुरुषों के काम माने जाते थे। जब महिलाओं ने विभिन्न प्रकार के काम और उनकी व्यवस्था करना शुरू किया तो लोगों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने महिलाओं और उनकी क्षमताओं के बारे में क्यों इतनी गलत रूढ़िबद्ध धारणाएं बना रखी थी। महिलाएं ये काम नहीं कर सकती। उनकी रूढ़िवादी धारणा क्या थी? महिलाएं ये काम नहीं कर सकती। इस तरह महिलाओं को निर्णय लेने में समान रूप से योग्य माना जाने लगा। महिलाएं मताधिकार आंदोलन की साथियों ने सभी महिलाओं के लिए वोट देने की मांग की। क्या है? महिला मताधिकार आंदोलन के साथियों ने सभी महिलाओं के लिए वोट देने के अधिकार की मांग की। उनकी आवाज़ सुनी जाए, इसके लिए उन्होंने जगह जगह पर अपने आप को लोहे की जंजीरों से बांधकर प्रदर्शन किया। उनमें से कई क्रांतिकारी महिलाएं जेल भी गईं, भूख हड़ताल पर बैठी। अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1919 में मिला, जबकि इंग्लैंड में औरतों को यह अधिकार सालों बाद 1928 में मिला। देखिए, इंग्लैंड जो दुनिया पे राज किया, जिसका कभी भी सूर्यास्त नहीं होता था, इंग्लैंड जो कभी पूरी दुनिया पे राज किया करता था, यहाँ औरतों की स्थिति क्या थी? अमेरिका आज अपने आप में विश्व में विकसित देशों का डंका, पूंजीवाद, ये वो की बात करता है। जब 1920 में ये जो है ना महिला को अधिकार दे रहा है 1920 में, जबकि अमेरिका आज़ाद कब हो गया था? अमेरिका आज़ाद हो गया था 1776 में ही। 4 जुलाई 1776 में अमेरिका आज़ाद हो गया था। भारत आज़ाद कब हुआ? भारत
1947 में, और इसी समय से 1947 और जब से हमारे यहाँ संविधान लागू हुआ, संविधान जब लागू हो गया, सभी को, महिला हो, गरीब हो, यानी कि महिला हो, गरीब हो, शिक्षित हो, कुछ भी हो, सिर्फ आपका एज 21 साल होना चाहिए। आपका उम्र कितना होना चाहिए? 21 साल होना चाहिए। संविधान लागू होने के समय से सभी को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अधिकार दिया गया सभी को। इसमें महिला, बच्चा नहीं, जो 21 साल के ऊपर है उसको। और बाद में आपको बताया कि संशोधन करके कब? 1961 में, 1988 में, 1968 नहीं, 1988 में 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट करके क्या कर दिया गया? 21 साल को घटा करके 18 साल कर दिया गया। 21 साल को घटा कर क्या कर दिया गया? 18 साल। अब वर्तमान में जो व्यक्ति 18 साल का हो गया, 18 साल का जो व्यक्ति हो गया, वो वोट दे सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कुछ काम दिया गया है कि भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखिए, अपने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश उसके पड़ोसियों के नाम लिखिए, अपने जिले उसके पड़ोसियों के नाम लिखिए, अपने जिले राजधानी के नाम, जाने वाले क्या मार्ग का नाम बताइए। ठीक है, ये सब करते रहिएगा। हाँ, एक और बात दोस्तों, अगर ये हमारा ये इनिशिएटिव सही लग रहा है, अगर आपको लग रहा है कि आपके जीवन में इस चीज़ से थोड़ा बहुत इनपुट हो सकता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि ये वीडियो आपके पास पहुंचते रहे। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर दीजिए, कमेंट में लिख दीजिए, ताकि हम उसका आपको जवाब